नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल आज का हमारा मुद्दा है पवार साहब। जी हाँ, शरद पवार जी जो है महाराष्ट्र की राजनीति के बादशाह यानी कि गॉडफादर माने जाते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई उत्तराधिकारी कोई नज़र नहीं आ रहा है, या उन्होंने बनाया नहीं या होने नहीं दिया। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी जो है अंदर की बातें जो है आप लोगों के सामने पूरी तरह से पेश करते हैं, निर्भीक होकर जो है पेश करते हैं। और ये हमारे इसके लिए मैं इनको गॉडफादर मानता हूँ कि राजनीतिक विषयों का गॉडफादर हमारे थत्ते क्या जी। बात है। थत्ते जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे पवार साहब के बारे में, जो इतने बड़े बादशाह होने के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति के अभी तक उनका जो है उत्तराधिकारी के ऊपर डमाडोल चल रहा है। जी सर, आज आपको मैंने सुबह जब फ़ोन पे कहा कि अपने को पवार साहब के बारे में बोलना है, तो उसका एक सामयिक संदर्भ ऐसा था कि कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने बताया कि अगले 24 या 48 घंटे के अंदर अगर कर्नाटक में जो हिंसा हो रही है वो रुकी नहीं तो मैं खुद बेलगांव जाऊंगा। क्या कहा उन्होंने? मैं खुद बेलगांव जाऊंगा। खुद बॉर्डर पे जाएंगे। हाँ, बॉर्डर ही नहीं, बेलगांव डायरेक्ट अंदर। तो वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जब देख रहा था सर, एक बात मैं आपको बताऊं कि पवार साहब का और मेरा रिलेशन जो है वो 1978 में महाराष्ट्र के पहली बार पीडीएफ के पुलोद के मुख्यमंत्री बने, और उसके पहले वो कृषि मंत्री थे, उसके पहले वो गृह राज्य मंत्री थे, उसके पहले वो युवक कांग्रेस में भी थे। मगर वो गृह राज्य मंत्री जब बने पहली बार, तब उन्होंने कुछ यंगस्टर्स को अपने साथ लिया और उनको कोई ना कोई काम दिया। और उस समय ऐसा था कि जब वो ये मेरे ख्याल से 73-74 की बात होगी, मुझे एग्जैक्ट साल नहीं, मगर मेरी शादी हुई और उसके बाद की ये घटना है। 73 में मैं शादी किया, तो मुझे इतना याद है कि 74 के आसपास की बात है या 75 की होगी। मगर वो बात, वो साल महत्व का नहीं है, ये महत्व की बात है कि उन्होंने, मैं प्राध्यापक था और प्राध्यापकी छोड़ दी, तो यदुनाथ थत्ते मेरे चाचा थे, उनके यहाँ मैं साधना साप्ताहिक था उनका, उसमें काम करना शुरू कर दिया और वहाँ लिखता था। और पवार साहब का उस समय का एक खासियत था, अभी भी है वो, कि जहाँ भी उनको ऐसा नज़र आता है कि भाई ये यहाँ पे कोई एक ऐसा लड़का है या ऐसा व्यक्ति है, ऐसा कार्यकर्ता है कि जिसको अगर मैं मौका दूँ तो उसके लाइफ का भी, उसकी भी लाइफ बन जाएगी और मेरे लिए भी एक काम का हो सकता है। तो उन्होंने मेरे चाचा जो यदुनाथ थे उनको बुलाया कि ये बहुत अच्छा लिखता है, मैं इसका पढ़ता हूँ इतने। और वो उस समय के पवार साहब थे, वो पढ़ते थे, बहुत सारा पढ़ते थे। तो बोले आपके यहाँ काम करने दो उसको, मगर मेरा भी काम करने दो। तो मैं उनको बोला कि साधना में मुझे पगार मिलता ही नहीं है वैसे, आप कुछ कर सकते हैं क्या? तो बोले कि कितना पगार था तुमको? मैं बोला प्रोफेसर करके, मतलब लेक्चरर करके मुझे 600 रुपये पगार था। तो बोले ठीक है, 1000 रुपये महीना मैं तुमको दे दूंगा। उस समय 1000 बहुत बड़ी बात है, आपका तो लाखों है समझ लो। और उन्होंने बोला कि रामकृष्ण मोरे करके तुम्हारे जैसा ही एक अच्छा लिखने वाला, वो बाद में मंत्री बना, शिक्षण मंत्री भी बना। वो बेचारे दुर्दैव से उसकी मौत हो गई करके उसकी ये अधूरी नहीं तो आर पाटिल की जगह वो होता, इतना उसको बाद में मौका मिला। तो वो बोले कि रामकृष्ण मोरे और तुम दोनों ये महीने से मेरे साथ काम करोगे और तुम्हारा काम ये रहेगा कि मेरे लिए जो भाषण करता हूँ उसके लिए जो नोट्स बनाता हूँ, अब मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप पेपर पढ़ के, किताबें पढ़ के उस विषय के बारे में नोट्स बनाएंगे आप दोनों, और छोटी छोटी किताबें भी निकालेंगे युवकों के लिए। तो वो काम मैं और रामकृष्ण मोरे करने लगे। मगर मतलब आपको उन्होंने ब्रेक दिया, एक तरह से ब्रेक दिया। उसमें पॉलिटिक्स में ही ब्रेक दिया। और ऐसा हो गया कि मेरा फास्ट राइटिंग था, मतलब दिन में 100 पेज लिख सकता था उस समय भी, और आज भी तो लिखते हैं, अच्छी तरह लिखते हैं आप। तो उनको वो बात पसंद आई। वो बोले कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो,
और जहाँ पे भी मैं भाषण करूँगा मैं देखा रहा हूँ कि मैं बोलते समय ही उसका रिपोर्ट बना देते हो और मेरे हाथ में भाषण ख़त्म होते होते थमा देते हो, बोलते हो। उस समय क्या था ना, ये नेटवर्क नहीं था कुछ, 75 की बात कर रहा हूँ मैं। तो बोले वो पब्लिसिटी ऑफिसर को देते थे, भाई ये सब जगह भेज दो। तो बोले तुम मेरे साथ रहा करो। तो सर मेरा भाग्य देखो कि 25 साल की उम्र में, और ये तब रहेंगे 34, 33, 35 ऐसे उम्र, 38 साल की उम्र में वो 78 साल में ये बने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर वो बने थे। तो उनके साथ सर हेलीकॉप्टर का मज़ा नहीं ले रहा हूँ मैं, मगर उनके साथ पूरा महाराष्ट्र घूमा। जितने भी महाराष्ट्र के पिछले 40-50 साल में नेता हुए, अभी जो सीनियर है बहुत, उन्होंने पहली बार मुझे जब देखा तब पवार साहब के साथ देखा, और ये भी देखा कि वो मुझे बहुत क्लोज़ रखते हैं। उनके भाषण लिखने के लिए उनके साथ भी मैं गाड़ी से जाता था, घंटों तक उनसे बात करते हुए जाता था। मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी बात। और उनका वो एक तेजस्वी और एक ऊर्जा, क्या बोलूँ अभी, ऐसी ऊर्जा मैंने शायद ही कभी किधर देखी। तो वो ऊर्जामान और ऐसा रूप उनका मैंने इतनी कोशिश से देखा है कि अब जब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देखता हूँ, जहाँ पे वो थके हुए मालूम होते हैं, जहाँ पे उनको देखने के बाद मन में एक विफलता आ जाती है। प्यार है उनसे ऊपर, उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनके प्रति आज भी मेरे मन में वो भावना है कि भाई ये उन्होंने इतना बड़ा ब्रेक दिया राजनीति, ये एक सर मोटा मानुस ने, ये महान आदमी है। तो उस समय कभी कभी मेरे आंखों में आंसू भी आ जाते सर, उनको जब देखता हूँ तो टीवी पे। तो मैं ये सोचता हूँ कि हर जगह हर बार ये खुद को क्यों दाव पे लगाते हैं। इसके पहले भी 2-4 बार ऐसे मौके आए कि जब उनको किसी को डेप्यूट करना चाहिए था, इंट्रोड्यूस करना चाहिए, इंट्रोड्यूस नहीं, डेप्यूट मतलब भेजना चाहिए था प्रतिनिधि के तौर पे। तो अभी बेलगांव है, अभी बेलगांव का जो इशू है उसमें ऐसा है कि वहाँ पवार साहब जाएंगे तो उसका अलग असर पड़ेगा, ये बात सच है। कर्नाटक गवर्नमेंट के लिए वो तो एक ऐसा चैलेंज रहेगा कि भाई जो वो स्वीकार भी नहीं कर सकते और नकार भी नहीं सकते, एक मुसीबत हो जाएगी उनके लिए, ये बात सच है। मगर मैं चाहता हूँ कि अभी ये उम्र में सर पवार साहब खुद को क्यों परेशानी में डालें, खुद को क्यों एक स्टेक पे लगाएं कि भाई मैं बेलगांव जाऊंगा। सर कैसे है ना, इतना बड़ा आदमी जो महान आदमी रहता है, उसका सम्मान और अपमान, इसके बीच की रेशा भी बहुत धूसर रहती है। ऐसा है कि कल अगर उन्होंने ये किया कि मैं जा रहा हूँ और कर्नाटक बॉर्डर पे अगर पुलिस की फ़ौज खड़ी कर दी और उनको एक लेटर थमा दिया, एक पुलिस कमिश्नर ने, अधिकारी ने, ये संरक्षण मंत्री थे, ये क्या नहीं थे देश के, और बोले कि आपको कर्नाटक में आने के लिए मना है। तो सर ये उम्र में वो ये तो नहीं कर सकते कि मैं सत्याग्रह करूँगा, मुझे अरेस्ट करो, ऐसा नहीं बोल सकते, और ऐसा होगा भी नहीं। वो हाथ में लेटर देंगे। अभी जैसे अपने 2 मंत्रियों को उन्होंने रिजेक्ट किया, फिर नहीं आने का, उनको करना अलग है और इनको करना अलग है। या तो ऐसा हो गया कि इनको रोका करके सर इनके साथ वो अकेले थोड़े जाएंगे सर, राष्ट्रवादी के आमदार, खासदार, कार्यकर्ता सब तो जाएंगे साथ में, उनको अकेले को थोड़ा जाने देंगे। तो कम से कम सर 10-20-25 हज़ार का मॉब रहेगा। वो पवार साहब को अगर रोकते हैं तो सर वो 25,000 लोग हिंसा पर उतर होंगे। फिर जो घटेगा का प्रॉब्लम हो जाएगा, जो घटेगा सर वो अभूतपूर्व रहेगा। तो पवार साहब को ये भी नहीं करना चाहिए था कि खुद को स्टेक को लगाना। एक तो तबीयत उनकी, दूसरी बात ये है कि उनका एक सम्मान है उसके लिए भी, और इतना बड़ा आदमी ये इसके बारे में बोले वो सही है, सरकार को संदेश दे, आदेश दे, उपदेश दे, वो भी सही है, उस सरकार को भी इशारा दे
ये भी सही है, मगर मैं ये सोचूंगा कि क्यों ना पवार साहब ये बोले कि मैं जाऊंगा, उसके बदले अजीत पवार जाएंगे। सर अजीत पवार भी एक तेज तर्रार नेता है, ज़बरदस्त नेता है, वो भी उतना फाइटर है। चलो अजीत दादा और उनका इतना ये नहीं है कि उसको वो प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, तो सुप्रिया को भेज सकते हैं। सुप्रिया भी अभी मैच्योर लीडर बन गई है, उसको भेज सकते थे। और सुप्रिया जाएगी तो पवार साहब के जाने जैसा ही होता, और वो एक उसको अलग प्रतिमा मिलती थी एक फाइटर करके जी। चलो वो भी नहीं है, आपको नहीं भेजना है, भाई बेटी है तो उसकी सुरक्षा की चिंता है। तो सर अपना जितेंद्र रावत क्या कम था। आज की तारीख में पूरे एनसीपी में अगर कोई योद्धा कहलाता है या योद्धा जिसको कह सकते हैं, वो एक अकेला है अवार्ड जितेंद्र रावत। जितेंद्र रावत सचमुच में योद्धा है, मन से योद्धा है। वो देखो रोज़ ट्वीट भी करेगा तो योद्धा की भूमिका में करेगा। ही इज़ ए फाइटर बाय नेचर, ही इज़ ए फाइटर बाय नेचर। और ऐसा है कि पार्टी के लिए, पवार साहब के लिए, जैसे मैंने बोला कि उसको मैंने बोला कि तुम्हारी तो श्रद्धा है उनके ऊपर, तो बोला मेरी निष्ठा, श्रद्धा, मेरे माँ बाप सब कुछ पवार साहब है। मैं पवार साहब के लिए जीता हूँ, उनके लिए मरना भी पसंद करूँगा। तो उसने मुझे बोला, और ये सही है। मतलब ये क्या ऊपर की बातें नहीं है, ये जितेंद्र का कन्वी। जितेंद्र को अगर पवार साहब बोल देते कि जितेंद्र कुछ भी हो जाए तुमको जाना है कैसे बेलगांव तक, सर कर्नाटक सरकार को पता भी नहीं चलता कब बेलगांव के मुख्य भूमि में या मुख्य उनका जो चौक है जहाँ पे आंदोलन होते हैं संयुक्त महाराष्ट्र समिति के, वहाँ कब पहुँचा, किस भेष में। सर ये अपने भुजबल जब गए थे ना, तो उनकी गवर्नमेंट को पता नहीं था कर्नाटक की, वो एक ऐसे मौलाना के भेष में गए वहाँ पे। ये जितेंद्र तो और कलाकार है, वो कुछ भी कर सकता था, बुर्खा डाल के भी जा सकता था, कुछ भी कर सकता था। और वहाँ जाके सर वो ऐसा हंगामा करता था कि पूरी कर्नाटक गवर्नमेंट एक तरफ और अपना जितेंद्र एक तरफ। उन्होंने नहीं किया, अजीत दादा को नहीं आगे किया, सुप्रिया ताई को नहीं किया, जितेंद्र जैसे एक फाइटर। सर उनको चलो फाइटर नहीं भेजना है तो जेंटलमैन, थरो जेंटलमैन कौन है उनके, जयंत पाटिल जो अध्यक्ष है, उनकी भी पोस्ट है, उनकी एक गरिमा है। और वो ऐसे मीठे आदमी हैं कि वो कमिश्नर पुलिस को भी बता देते थे कि भाई मेरा जाना कितना ज़रूरी है। और मैं मोरल बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ वहाँ के मराठी लोगों के। मैं तो कोई उनसे झगड़ा करने कर्नाटक में जाके हल्ला मचाने लिए जा ही नहीं रहा। जितेंद्र जाता तो कर्नाटक गवर्नमेंट बोलती कि ये आंदोलनकारी है जी, मगर जयंत पाटिल जाते तो ये 4 चॉइस होते हुए भी पवार साहब ने बोल दिया कि मैं जाऊंगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगा कि एक तरह से वो अपने उत्तराधिकारी को नाकारते हैं। मैं ही करूंगा सब, ये उम्र में भी मैं ही करूंगा, मैं ही केंद्र स्थान पे रहूंगा, ऐसा उनका जो आग्रह है वो मुझे थोड़ा खटकता है। कि अब भी आप सर आप इतने बड़े हो गए कि आप मोदी के बाद जी अगर देश में किसी का नाम लेना हम चाहेंगे एक महान नेता करके, तो पवार साहब ही है। तो वो क्यों खुद को ऐसे दांव पे लगाएं, वो क्यों? कल अगर मोदी ऐसा बोलते कि भारत और पाकिस्तान की जो जंग चल रही है उसमें मैं फ्रंट पे जाऊंगा, किधर फ्रंट पे, सर्जिकल स्ट्राइक का आदेश देना अलग है, मैं सर्जिकल स्ट्राइक जहाँ से होगा वहाँ प्रेजेंट रहूँगा, ऐसा अगर बोले तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप पंतप्रधान हैं, आप पंतप्रधान की जगह रहिए, आप अपने ऑफिस से आपके यहाँ से ये काम कर लीजिए। मिलिट्री पड़ी है, पूरी मिलिट्री का काम है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये कार्यकर्ताओं का काम है, नेताओं का काम है, उनको बोलना चाहिए। आप क्यों बोल रहे हैं? अब मुझे ये बात से थोड़ा मैं एक ये उदाहरण इसलिए लिया कि कल मुझे वो बहुत ही खटका। मैं बोला क्यों सर, आप क्यों खुद को दांव पे लगाते हैं, आपके पास कोई नहीं है क्या? और इससे क्या है ना, लोगों में एक गलत मैसेज जाता है। आम आदमी सोचता है कि हर बार पवार साहब को खुद को दांव पे लगाना पड़ता है, आज भी इस उम्र में भी इतने नेता रहते हुए, तो इतने नेता जो है वो किस काम के हैं?
या तो भरोसा नहीं है। हाँ, या तो पवार साहब का इनमें से किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, या अपना भरोसा किसके ऊपर है, सुप्रिया के ऊपर है, अजीत दादा के ऊपर है, जयंत पाटिल के ऊपर है, इसके जितेंद्र के ऊपर है, वो रिवील नहीं करना चाहते। वो अभी तक वो गूढ़ रहस्य रखना चाहते हैं कि भाई सुप्रिया और अजीत दादा में से मैंने किसको मेरा उत्तराधिकारी के लिए चुना है। शायद इसके लिए भी हो सकता है सर, वो पवार साहब है सर, ऐसा बोलते हैं कि पवार साहब जो बोलते हैं उसके विपरीत करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने अगर ये बात होगी बोली तो बिल्कुल नहीं होगी, और ये बोले कि मैं नहीं करूँगा तो बिल्कुल करेंगे। अब इसमें भी सर थोड़ा मैं आपको एक इसका और एक साइड है जो मुझे फडणवीस और शिंदे गुट के कुछ नेताओं से जब बात हुई इसके बारे में, जब पवार साहब ने बोला तो मैं भी थोड़ा बेचैन हो गया। एक तो उनकी तबीयत के लिए हो गया, और इसी विषय पर आंदोलन भी रखा है उन्होंने। हाँ नहीं, वो सर 17 तारीख का आंदोलन मुझे मान्य है। हाँ। उसके लिए मैं नहीं नाराज़ नहीं हूँ। वो 17 तारीख का आंदोलन सर बहुत बड़ा आंदोलन है। सब मेरे ख्याल से 25 तो नेता रहेंगे उसमें, उद्धव भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। उसमें नहीं, उसमें पवार साहब जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी के साथ चलेंगे, वो बात अलग है। बेलगांव में जाना सर अलग था। मुझे क्या ना कभी कभी ऐसा लगता है कि पवार साहब का भरोसा नहीं है, या लोगों में अपयश है कि उनका भरोसा जीतने में। उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि वो सुप्रिया अपनी उत्तराधिकारी है ये अब बताना नहीं चाहते, क्योंकि अजीत दादा के बगावत का उनको डर लगता है। अजीत दादा कर सकते हैं, अजीत दादा ही अगले एकनाथ शिंदे होंगे, ये मैं बार बार कहता आया हूँ, और ये सिद्ध होगा। ये कालानुसार कभी न कभी तो ऐसी नौबत आएगी, तब सिद्ध होगा। कब सिद्ध होगा उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, मगर ये बात होने वाली है। एकनाथ शिंदे इसलिए बोल रहा हूँ कि बगावत के कारण, वो बगावत करके एग्जैक्टली कहाँ कैसे जाएंगे उसका भी अभी कोई भरोसा हम लोग दे नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि पवार साहब अपना उत्तराधिकारी जो है मन ही मन में चुने हैं, वो है सुप्रिया, मगर वो घोषित नहीं करना चाहते। और उनको अभी भी ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र का केंद्र बिंदु मैं ही रहूँ। अभी ऐसा है कि उम्र का तकाजा होता है और वो मानना पड़ता है। वो अभी बोलते हैं, वो उन्होंने बारिश में जो भाषण किया और उसका जो एक पब्लिक ने उसको उठा लिया, तो उसके बारे में भी सर दो मत है अभी। हाँ, मैं बोलते बोलते वो शिंदे और फडणवीस गुट की प्रतिक्रिया में देने वाला था, तो उसमें अलग जगह गया। सर वो बारिश के बारे में लोग बोलते हैं कि ठीक है, बारिश में वो भीगे और उसकी वजह से एनसीपी का जो कद था वो कुछ चीज़ें, मगर सर एनसीपी का जो रिकॉर्ड है ना सीट पाने का, वो कायम रहा, वो टूटा नहीं। जितनी सीटें हर बार उनको मिलती है वो 50 से 60 उतनी मिलती है। बारिश हो ना हो उसमें बड़ा पवार साहब भीगे नहीं भीगे, उनकी उतनी सीट आती ही है। तो पवार साहब के भीगने की वजह से बहुत बड़ी क्रांति हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसको जो सीटें मिलनी थी उतनी होगी। सर अभी बेलगांव के बारे में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर शिंदे फडणवीस गुट के किसी एक दो नेताओं से मेरी बात हुई, तो वो बोले कि पवार साहब ने जब ये धमकी दी कि मैं बेलगांव जाऊँगा, तो उनको 101% इस बात की गारंटी थी कि किसी भी हालत में 24 आवर्स के पहले, विद इन 24 आवर्स, कर्नाटक और महाराष्ट्र को मोदी और शाह का मैसेज दोनों मुख्यमंत्रियों को और उप मुख्यमंत्री यहाँ पे आने वाला है कि भाई आप शांति बनाए रखें, हम लोग ध्यान दे रहे हैं। सर देखो, कल इतना शोर मचाया वो वेदिका वालों ने, गाड़ियाँ तोड़ी, 5-6 गाड़ियाँ, तो सर 5-6 गाड़ी तोड़ना मैं बड़ा मानता ही नहीं हूँ। हमारे थाना में बंद करते हैं कोई भी छोटा सा ग्रुप, तो भी हम 50-30 गाड़ियाँ तोड़ते हैं। 5 गाड़ी कुछ होता ही नहीं है, फिर चलो उसकी बात नहीं करते। तो ऐसा है कि ये 24 घंटे के अंदर थमेगा, इसकी गारंटी पवार साहब को थी। उतना वो होशियार है सर, उतने वो बुद्धिमान है, चतुर है। उनको मालूम था कि मेरे कहने की भी ज़रूरत है। सर वो कल ये नहीं बोलते ना,
अभी उनको श्रेय मिल गया है कि देखो पवार साहब ने इशारा दिया, 24 घंटे के अंदर कर्नाटक एकदम चुप बैठा। अभी आज भी कर्नाटक ने बोला कि हमारी बातें समन्वय की हुई, मगर कोर्ट में हमारा ये जारी रहेगा। अब मराठी मीडिया जो है, जो हलकट मीडिया है, वो उसको ही हाईलाइट कर रहा है कि उन्होंने ट्वीट किया कि लड़ाई जारी रहेगी, मगर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला आपस में कोई रंजिश नहीं होगी, आपस में कोई झगड़ा नहीं होगा, फील्ड के ऊपर कोई हमारे में तकरार नहीं होगी, हम समन्वय से चलेंगे। मगर ये जो बात है वो अभी कोर्ट में है जी। तो कोर्ट में तो तारीखें आती रहेगी, हम वो बातें करेंगे। कितने 20 साल हो गए, 2005 का खटला है सर, मतलब 15 साल तो हो गए, 17 साल हो गए, वो कोर्ट में है। और 60 साल से वो तो 60 में 40 में 62 साल से तो वो चल रहा है झगड़ा। तो उन्होंने बोला कि भाई कोर्ट में मैटर हम लोग लड़ेंगे। वो ये शिंदे भी बोलेंगे ना, फडणवीस भी बोलेंगे। तो पवार साहब को एक तरह से गारंटी थी कि कुछ 24 घंटे में शांत होने वाला है, और शांत हो गया। उनको कहीं जाने की, फडणवीस ने कल ही बोल दिया सर, उनके विधान के बाद 5 मिनट के अंदर फडणवीस है वो, उन्होंने बोल दिया कि उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम निपटा लेंगे, और उन्होंने निपटा लिया। सर अभी फडणवीस और शिंदे ने ये सीमा विवाद जो हैं वो होने क्यों दिया, इसका एक राज है। और जैसे ही उनको लगा कि अभी ये शांत करने का समय आ गया है, तुरंत सर शाह से बात कर सकते थे, कभी भी, कल की, हाँ पहले भी कर सकते थे, मोदी जी से बात कर सकते थे, शाह जी से तो कभी कर सकते थे, कल बात की और आज सब शांत हो गए। तो ये जो टाइमिंग है ना भड़काने का और ये करने का, सर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी का इसका षड्यंत्र है, ये मैंने पहले बोला था। इसीलिए पवार साहब को कोई महत्व नहीं मिले, इसके लिए उन्होंने भी 24 घंटे में शांतम कर दिया। अभी ओम शांति शांति बनी रहेगी, कोर्ट में ये लफड़ा और 5-10 साल चलता रहेगा। मगर पवार साहब एक तरह से मैं जाऊंगा बोल के, थोड़े हम जैसे उनके ऊपर जो प्यार करते हैं उनको उन्होंने नाराज़ किया कि भाई आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है क्या कि जिसको आप भेज सकते हैं, आपका प्रतिनिधि नहीं है क्या। चलो धन्यवाद तख्ते जी। तो हम जो है चर्चा कर रहे थे पवार साहब के बेलगाम जाने की नौबत पे, यानी उनको बेलगाम जाने की नौबत क्यों आ गई, आखिर में इतना विवाद क्यों इतना गहरा गया, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आप भी अपना कमेंट बॉक्स हमारे वीडियो पर जरूर दीजिएगा, आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, इसके ऊपर जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।